देखो हम लोगों ने चैप्टर 9 क्लास 10th का इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से कर लिया, बेसिक, और इसका पूरा इतिहास समझ लिया था, हिस्ट्री क्या है इसकी ना। अब सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, इसको ध्यान से सुना करो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को कि इसमें डायग्राम नहीं आता है बन के, इसमें डायग्राम बन के नहीं आता, खुद बनाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो दो तीन बातें जान लो आगे, मतलब पढ़ने से पहले। अगर कहीं पर बोला गया है कि कोई कार है या कोई घर है या घर की कोई विंडो है या कोई लड़का है या एक आदमी रनिंग कर रहा है, कुछ भी, अगर उनकी हाइट नहीं मेंशन है तो उनको एक पॉइंट माना जाएगा बस। अगर आपसे बोला जाता है कि भैया एक लड़का है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है, तो ठीक है। अगर नहीं दिया गया है तो ये पॉइंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे एक बोल दिया जाए कि भैया एक कार है जो कि बिल्डिंग की तरफ आ रही है, और कार के बारे में कोई सी लेंथ ब्रेथ हाइट, तो एक पॉइंट मान लेंगे उसको बस। ये हैबिट में लेके आओ, और ज़्यादा दिल पे लेके इनके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना कि ये बोलेंगे कि भैया एक मकान है तो कुछ समझो कि मकान सीधा होगा। ठीक है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा की तरह नहीं लेना है, सीधा आपको स्ट्रेट लेना है। अगर बोला गया आपसे कि भैया एक पोल है तो आपको दिमाग में लेके ये चलना है वो सीधा होगा, स्लांट होगा या थोड़ा ऐसा कुछ नहीं सोचना है। तो बिल्कुल अपना बुद्धि उसमें नहीं लगानी, क्योंकि हमको इस पूरे चैप्टर में 90 डिग्री एंगल पर फोकस करना है। ठीक है, तो हैबिट में लेके आना है, क्योंकि कंफ्यूज हो गए आप। देखना अभी तो सिंपल क्वेश्चन, जब मैं इसका असाइनमेंट्स कराऊंगा तो कन्फ्यूज़न होगी वहाँ पर। चलिए जी, अच्छा कह रहे हैं। और हाँ, जैसे कोई बच्चा एक पतंग उड़ा रहा है मान लो, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो स्ट्रिंग है वो टाइट है एकदम, पतंग उड़ रही है स्ट्रिंग टाइट है, दिमाग में लेके नहीं चलना ऐसा झोल खा रही होगी तो एंगल ऐसे आएगा लहरा के, कुछ नहीं। ये चीज़ें दिमाग में, क्योंकि पॉसिबल हैं ये, बट हमको ऐसा नहीं मानना है। ठीक है, चलो जी, तो पहला एग्जाम्पल क्या है देखते हैं इसको। कह रहे हैं अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अरे बेटे बाहर जाओ, इधर कहाँ बाहर चले जाओ, गेट नहीं खुला, ताला थोड़ने लगा उसमें, निकालो इनको भैया। चलो अच्छा, बस बस हो गया, छोड़ दो बेटा, तुम भी चले जाओ। ये मैं यहाँ पे वो खोल दूँगा डे केयर, मतलब इनकी मम्मी नहीं है तो भेज दे, चलो तुम भी चले जाओ, एन्जॉय द लाइफ। आगा सर के पास जाओ, आराम बैठो वहाँ जाके, हाँ आ जाओ। तो चलो जी, अच्छा ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अब समझो, अब ग्राउंड ये रहा और ये टावर एकदम स्टैंड वर्टिकली है, सीधी खड़ी हुई है इसकी। ठीक है, तो नामकरण कर दिया ए बी। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब समझना इसको, कह रहे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। कह रहे कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, मैंने सपोज मैंने कहा यार ये रहा एक पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लो ये सी पॉइंट है, विच इज़ 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब एक बात समझो, अगर ये टावर है तो टावर का फुट क्या होगा? अभी भैया कहाँ है? टावर का फुट क्या होगा? बी पॉइंट। ठीक है, और टावर का टॉप क्या होगा? इसी को समझ में आ गया। तो कह रहे हैं एक जो पॉइंट है ना, जो आपने ग्राउंड पर लिया है, वो टावर के फुट से 15 मीटर दूर है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया भैया? क्लियर है? डायग्राम खुद से बनाना है आपको। ओके, कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इस पॉइंट से जो बिल्डिंग का जो टॉप है उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60। तो ये वाला एंगल लिया जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं यार। ठीक है, और ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई, इनके बीच में एंगल बनता है। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया जी? 60 डिग्री होगी। तो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द, क्या फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है। अच्छा एक बात सुनो, मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ तरीके से करके, क्योंकि बोर्ड में 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, बट आपको क्या करना है, कुछ बातें हैं जो आपको लिख कर आनी है, जिसके स्टेप मार्किंग में जिसके मार्क्स होते हैं। ये इस चैप्टर के लिए हैबिट में लेके आ जाओ। अगर आपको पूरे मार्क्स आए इस चैप्टर में, आंसर भी आ जाएगा आपके, लेकिन अगर आपने कुछ चीज़ें नहीं लिखी तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट, ये कुछ चीज़ें जो आपको लिख करनी है, जैसे आप एग्जाम्पल में भी देखेंगे कि लेट ए बी इज़ अ टावर, आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे। थोड़ा सा एक लाइन लिख के आ जाओ बस। एंड पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड, पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये आपको भैया लाइन बतानी पड़ेगी।
फुट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये आपको एक लाइन देखो लिख के आनी, इसके मार्क्स होते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि भैया हाइट क्या है, टावर की हाइट आपने किसको लेट कर लिया है, ये सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल्स टू एच मीटर, ठीक है जी। बस इतना आपको लिख के आना पड़ेगा। 2 ही क्वेश्चन आएंगे। अब ये मत सोचना कि सर हम हर क्वेश्चंस में करेंगे, अभी प्रैक्टिस में सारे क्वेश्चंस में करो, हड़बड़ी मत करो। ये लाइन लिख के नहीं आओगे तो वो ये कहते हैं एनसीईआरटी वाले कि हमको नहीं पता लग रहा है कि आपने टावर किसको लिया, क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन में 2 टावर आएंगी ना, तो इसीलिए वो कहते हैं कि भैया आपको बताना पड़ेगा टीचर को कि कौन सी आपने टावर लिया, कौन सा। एक क्वेश्चन भी इसी में ही करेंगे एनसीईआरटी में, एक बिल्डिंग है और एक टावर है ना, बिल्डिंग टावर 2 गए, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी टावर है, कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा फुट है, ये सब चीज़, ठीक है सर। ठीक है, तो ए बी क्या हो गया, एच हो गया। अब ट्रायंगल ए बी सी में सारे बच्चे गौर फरमाएंगे। देखो ये एंगल 90 है, ठीक, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, आपको समझ, ये आप वहाँ पे लिखना मत, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये हाइपोटेन्यूज हो गई, एंगल 60 है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो पक्की बात ये बेस हो गया। अब एक बात समझना, अभी ज़रा हमको एच फाइंड करना है। अगर इस एंगल की बात करूँ तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है। गिवन क्या है, बेस, गिवन क्या है, बेस, फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो आ जाओ फिर, पापा बीडीपी हो गए, हाँ हाँ बेटा। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक। अब एक बात समझो, परपेंडिकुलर मतलब पी फाइंड करना है और बी दिया गया, तो पी और बी देखो कहाँ, ये रहा, टेन और कॉट में किसी भी कुछ भी लगा दो, या टेन लगा दो या कॉट, आंसर एक ही आएगा। तो हमको पता है टेन थीटा मतलब एंगल कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई दिक्कत, ठीक है। थीटा कितना है जी, 60। परपेंडिकुलर कितना है, फाइंड करना है एच। बेस कितना है जी, 15। टेन 60 की वैल्यू √3 एच अपॉन 15 के नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे क्रॉस, तो h बराबर हो गया 15 का मल्टीप्लाई √3 में, तो 15√3 मीटर। ऐसा मत कर देना 15 3 या 45, ऐसा नहीं होता, 15√3। तो ये हमारे इस बिल्डिंग या टावर जो भी उसकी हाइट आ गई यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। कोई डाउट है, बेसिक सा क्वेश्चन था एकदम। मैं पहले क्वेश्चन में मैंने ये लाइन लिखी है हिम्मत करके, आपको बोर्ड में याद रखना, आधे मार्क्स आपके कट जाएंगे। आपको बताना पड़ेगा कि आपने टावर किसको लेट किया, कौन सा पॉइंट सी है, जो मतलब ये भूमिका बना के आनी है आपको। और फिर हमने कोई दिक्कत तो आप बता दो, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड, बड़ा मज़ा आने वाला है। इसमें एक चीज़ बड़ी हिडन है, जो क्वेश्चन की तो एंड में समझ आएगी तुमको, मतलब टफ नहीं है तो बहुत सिंपल। एक चीज़ है इसमें, जब मैंने इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा तो लगा अच्छा भाई साहब, देखना क्या चीज़ है। कह रहे हैं एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन द पोल ऑफ अ हाइट 5 मीटर। ठीक है भैया, एक 5 मीटर का एक पोल है, पक्की बात है ज़मीन पर ही होगा, एक 5 मीटर का ये पोल है। तो बस आपको ये बताना पड़ेगा जो पोल है वो ए बी है, ठीक है, और क्या इसकी लेंथ है, हाइट है 5 मीटर, ठीक है सर। अच्छा जी, सी नीड्स, मतलब जो इलेक्ट्रीशियन है वो लड़की है, इलेक्ट्रीशियन वो क्या है, मतलब ये मैंने पहला ऐसा क्वेश्चन देखा। मतलब आप लोगों ने कभी देखा कि मतलब रिपेयरिंग चल रही है स्ट्रीट लाइट पे लड़की कर रही है, फर्स्ट टाइम ना देखा कभी आपने, मैंने भी नहीं। तो मैंने एक ऐसे पढ़ के निकल गया, फिर कह रही सी मतलब लड़की, जो इलेक्ट्रीशियन है वो कौन है भैया, अब तो ध्यान दोगे। तो सी नीड्स टू, अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ और है। अब एक बात समझना जरा, अब एक बात समझो। आपको पता है कि भाई साहब इसकी हाइट 5 मीटर है, ये मैं मतलब बेसिक बता रहा हूँ, एक चीज़ समझना, कॉमन सेंस वाली बात है। और इसके बल्ब मान लो यहाँ पर लगा हुआ है, एक ऐसे क्वेश्चन से हटके बता रहा हूँ, और यहाँ पर कोई फॉल्ट है, यहाँ पर कोई फॉल्ट है, आपको यहाँ पर पहुँचना है। तो ये पक्की बात है कि अगर आपके पास लैडर है, सीढ़ी है अगर आपके पास, तो यहाँ ऐसे तो सीढ़ी लगाओगे नहीं। अब आपको सर क्यों नहीं लगाएं, ऐसे तो यार हम लगाएंगे। मतलब सीढ़ी का जो टॉप है वो एकदम प्रॉब्लम पे लगा दोगे और उस पर खड़े हो जाओगे जाके, तो ऊपर नहीं निकल जाओगे। क्या मैं समझा पा रही बात? जैसे मान लो यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहीं पे जाके तुमने सीढ़ी घुसेड़ दी, तो खड़े हो गए टॉप पे तो ऊपर चले जाओगे ना। तो ये पक्की बात, सीढ़ी जो प्रॉब्लम है जहाँ से वहाँ थोड़ी सी नीचे लगाई जाएगी, पक्की बात है ना। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जहाँ प्रॉब्लम है ना उससे 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल बोला गया है। मतलब मैंने यहाँ सीढ़ी लगाई है,
क्लियर है जी, ये बात आई ना समझ में, ABC। चलो जी अच्छा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, हाइट 1.3 मीटर। तो ये फिर कितना हो गया भैया, 5 से माइनस कर दो यार इसको, 3.7 मीटर, 3.7 मीटर हो गया। समझ आया ना कि हमने ये यहाँ पे क्यों लगाया, कि भैया वो बंदा यहाँ पे खड़ा होगा तभी तो सही कर देगा। ठीक है सर। कह रहे कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट सी शुड यूज, मतलब जो लैडर है ना, ये इसकी हाइट कितनी है आपको ये बताया। मैंने कहा मान लो इसकी हाइट कितनी h मीटर है, और एक कंडीशन दी गई है कि विच इज़ इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। इंक्लाइन मीन्स होता है झुका हुआ, ये स्ट्रेट हो गया, वर्टिकल हो गया, ये इंक्लाइन हो गया, ठीक है। तो वो कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, एंड कह रहे ऑल्सो फाइंड द हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ये पोल का फुट ये है, तो ये भी आपको फाइंड करना। मैंने कहा मान लो ये x है, तो ये दो बातें हमको फाइंड करनी। क्लियर है। तो दो बातें नहीं मिली, एक तो भैया इलेक्ट्रिक लड़की मिली इसमें, और दूसरा क्या मिला कि हम इसके टॉप पे नहीं लेके जाएंगे भैया, ये कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है ना। चलो, क्योंकि डायग्राम मिलेगा नहीं आपको बोर्ड में, यहाँ तो एग्जाम्पल है तो मिल जा रहा है। अब चलो भैया आ जाओ, अब ये पोल है तो अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, 90 मान लेंगे इसको। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस। अच्छा, हमको h और x दोनों फाइंड करना है, एक बार में तो फाइंड नहीं कर सकते, एक बार में दोनों चीज़ें कोई भी फाइंड नहीं कर सकता। तो कोई भी एक चीज़ एक बार में फाइंड होगी। बताओ पहले क्या करें, h या x, जो आप लोग बताओ। h, चलो h कर लेते, h है, x या h, चलो h कर लेते हैं, h में कौन सा रॉकेट, h करते हैं। तो x को भूल जाए थोड़ी देर के लिए। अब समझना जरा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हमको फाइंड, P दिया गया है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। तो चलो आ जाओ प्यारे बेटा पप्पू, साइन कॉस टेन। अच्छा, आजकल तो पप्पू वैसे बोल रहे हैं हरे हरे ओम ना, यू नो पप्पू कौन है? अरे ऐसे मत बोला, इतना डायरेक्ट नहीं बोलते नाम, थोड़ा मतलब सेंस में रखो। चलो आ जाओ जा। तो अब सुनो, P और H किस में होते हैं, साइन में होते हैं। किस में, साइन में। तो बस लगा दो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के, हाँ परपेंडिकुलर कितना लेंगे अभी बताओ, 5 क्यों नहीं लेंगे, हाँ कितना लेंगे, अभी पॉज करके पीटूंगा। देखो हम 5 नहीं लेंगे, 3.7 लेंगे, क्योंकि स्ट्रैंगल की अगर बात करें, स्ट्रैंगल में तो इतना आ रहा ना, 5 तो पूरा है। 5 तो तब लिया जाता जब ट्रैंगल ऐसा होता ना, तो बहुत बड़ी बात है यार। तो P कितना, 3.7, और H कितना है, साइन 60 की वैल्यू बताओ जल्दी से यार, ख़त्म करो कल इस, बताओ। √3। सर थोड़ा हमने बोला, थोड़ा सर आप बोल दो। तो बस अब क्या निकालना है, H क्रॉस मल्टीप्लाई, H √3 और 37 दूनी 74, मतलब 7.4 मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो H बराबर आ गया 7.4 अपॉन, मैं कहता हूँ कि आंसर यहीं पे छोड़ के आ जाओ, बट बुक वाले कहते नहीं रैशनलाइज कर दो। बुक वाले क्या कहते हैं, रैशनलाइज कर दो, नीचे मत छोड़ो उसको। तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 7.4 और ये 3 आ गया। क्लियर है। √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 हो, कोई दिक्कत। अच्छा, अब H आ गया निकल के, H को मारो गोली। हमको X भी निकालना था, ठीक, X निकालना था। अब X निकालने की एक मेथड नहीं, 10 मेथड है। पूछो कैसे, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, उससे भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। या ये एंगल 60 है, ये 30 है, कुछ भी ले लो, कैसे भी कर लो। तो चलो हम नॉर्मल करते हैं। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या, बेस, ये क्या हो गया, बेस। तो P और B किस में होता है, tan में भैया। तो tan 60 इज इक्वल्स टू P अपॉन B। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, P कितना है 5 और B, तो बेस कितना आ गया 5 अपॉन √3। √3 के ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो 5 √3 और 3 मीटर, ख़त्म। ठीक है, कोई दिक्कत, आवाज़ ज़्यादा आती है ना। चलो क्वेश्चन में थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लगे धीरे धीरे। देखो जरा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है, मतलब एक देखने वाला है, 1.5 मीटर टॉल। अब इसकी पहले से हाइट बता दी गई है, तो अब इसको पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे। 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी।
अब तो भैया ये चिमनी है, ये ज़मीन है, यहाँ पे टिकी है चिमनी, ये ए बी है चिमनी, इसकी हाइट कितनी 28.5। अब एक लड़का है जिसकी हाइट इन्होंने पहले से बताई कितना है 1.5 मीटर, तो अब उसको 1.5 मीटर दिखाना पड़ेगा आपको। ये रहा भैया लड़का 1.5, तो इसका नाम ये दे दिया सी और ये दे दी, तो सी डी क्या हो गया। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि लेट नहीं मतलब द हाइट ऑफ द चिमनी 28.5, ये दिखा दो। हाइट ऑफ द बॉय सी डी को हमने कंसीडर किया 1.5 मीटर, ये आपको बताना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। फिर कह रहे हैं ना एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एलिवेशन पक्की बात है नीचे से ऊपर बना होगा, तो इसका मतलब नीचे से ही कोई बंदा ऊपर निहार रहा होगा। सही बात है, ऊपर से कौन देखेगा चिमनी, इतना कौन खड़ा होगा चिमनी के ऊपर ना, पक्की बात है। तो ये कह रहे हैं कि एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी का टॉप ये रहा, फ्रॉम द आईज इज 40। जो लड़का है ना वो अपनी आँखों से एक एंगल बना रहा है चिमनी के साथ, भाई साहब कितने का बना रहा है 45। अच्छा अब एक बात सुनो, इंट्रो पार्ट में मैं बताया था एलिवेशन एंगल वाला हो या डिप्रेशन हो किसके साथ बनते हैं, लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये मत करना ये पूरा बना देना, नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने ड्रॉ ए बी सी डी ई, तो ये एंगल कितना होगा डियर 45, क्लियर है। फिर हमसे बोला गया व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, द ऑब्जर्वर 28.5। ओ हो हट यार, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पड़ा। ये कह रहे हैं एन ऑब्जर्वर 28.5 अवे फ्रॉम द चिमनी है, अवे फ्रॉम द चिमनी, ये है 28.5। चलो भैया इट वाज ऑल बाय मिस्टेक, यही बोलेंगे, मुझे लगा हाइट है, हाइट नहीं है। ये कह रहे हैं 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, मतलब वो लड़का चिमनी से इतनी दूर खड़ा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहे हैं हाइट बताओ इसकी, चलो यार कोई बात नहीं, हाइट बताओ इसकी, ठीक है। तो ये हाइट है चिमनी की, हमको फाइंड करनी है, क्लियर है, ये हमको फाइंड करनी है। अब एक बात सुनो जरा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अगर मैं बात करूँ राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो यही तो बना है सी ई बी, यही तो बना ना वो सी ई बी, पक्की बात है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा ये एंगल कितना होगा 90, चिमनी सीधी है, ये 28.5 दी, ये कितना होगा, ठीक। चलो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला, और ये बेस। तब एक बात सुनो, हमको P फाइंड करना है, बेस दिया गया, P और B किस में होता है 10 में, तो डायरेक्ट करेंगे। तो 10 45 डिग्री परपेंडिकुलर मतलब कितना है BE, और बेस कितना है 28 चलो अच्छा 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1। अब एक बात सुनो 28 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो B कितना आ गया। और ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, ये चिमनी की हाइट बता देते, नहीं भाई साहब ये तो केवल यहाँ तक आई है ना, ये तो यहाँ तक आई, चिमनी तो पूरी है, तो ये भी तो क्या होगा 1.5। जब ये 1.5 है तो ये क्या होगा, तो चिमनी की जो टोटल हाइट होगी वो क्या होगी AB, और वो कितनी है 28.5 प्लस 30। कोई दिक्कत, वो यार थोड़ा हो गया मिस्टेक, अबे फ्रॉम द था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 4, कह रहे फ्रॉम अ पॉइंट P, अब देखते रहो बस आगे, फ्रॉम द P पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक भैया ग्राउंड बनाओ, ग्राउंड पे कोई भी एक पॉइंट ले लो P, मैंने कहा भैया ये रहा एक पॉइंट P, कहीं भी ले लो एक पॉइंट P। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है मैंने इसका नाम दे दिया मान लो AB, ठीक है, और द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो इस मीटर इसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। इस पॉइंट से इसके टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहे हैं अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग उसने लगा रखा है, जैसे हम लोग अपना लगा रखा है ना, समझ रहे हैं ना, ये उसी से रिलेटेड है। तो ये कह रहे हैं एक भैया इसने बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग होस्ट कर रखा है, ये रहा मान लो, तो ABC, तो जो AC है ये हाइट ऑफ द फ्लैग है, ठीक है सर। चलो आगे कह रहे हैं अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। कह रहे एट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम द पॉइंट B 45। जब उस बंदे ने
बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल 30 बना, लेकिन जब जो फ्लैग के टॉप को देखा तो एंगल कितना बना 45। तो 45 ये पूरा ही होगा, ये मत सोचना इतना 45 होगा। एंगल जब भी बनता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। तो ये कितना हो गया जी, पक्की बात है। फिर कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, जो फ्लैग स्टेप ये हमको फाइंड करनी मालूम है एच है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, पॉइंट पी से ये बिल्डिंग कितनी दूर है, मान लो ये और फाइंड करना है। ठीक है सर, ओके ठीक है। अच्छा अब यार हमको ये एच फाइंड करना। अब यहाँ बच्चे गलती करते क्या है, जो होशियार बालक होते हैं उनकी बता रहा हूँ, उन्होंने सोचा यार केवल एच फाइंड करना है, ट्रायंगल ले लो पी ए सी, पी ए सी ले लो, लेकिन पी ए सी में 90 नहीं है, पी ए सी में कोई भी 90 नहीं आ रहा, तो हम ट्रायंगल ऐसा लेंगे जिसमें 90 डिग्री एंगल आ रहा होगा। तो एक ट्रायंगल अगर मैं लेता हूँ पूरा पी वी सी, पी मतलब इस पूरे को, ठीक है सर, ओके क्लियर है। अब मैं पीवीसी जानबूझकर ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको थोड़ा लगेगा कि यार कि सर ने पहले सॉल्यूशन बताया। मैं वही सॉल्यूशन बताऊंगा जो नॉर्मली हम लोगों के दिमाग में आता है। हमने पीवीसी लिया, ठीक है, तो पीवीसी के लिए ये एंगल पूरा कितना है 45, तो tan 45, tan बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस 45 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 45 एंगल के लिए सी बी, और 30 के लिए ना 30 के लिए होगा ए बी केबल। देखो मैंने इसीलिए पूछा 30 डिग्री एंगल इतना ही तो बस केबल, तो इसके लिए ए बी होगा और पूरे 45 के लिए सी बी होगा। ठीक है, तो 45 के लिए क्या हो जाएगा बी सी, और बेस क्या हो जाएगा एक्स, बताओ ना यार, ठीक। और tan 45 की वैल्यू 1। बी सी कितना, बी सी कितना, बी सी बताओ प्रतीक बेटे, पेंट पे मत लिखो यार, बी सी क्या होता है बताओ, बी सी क्या होगा सी, हाँ 10 मीटर, बी सी यार, बी सी, बी ये रहा सी ये रहा है, हाँ 10 प्लस एच और एक्स। अब एक्स का 1 के साथ मल्टीप्लाई, एक्स बराबर क्या है 10 प्लस, क्लियर है। हम कुछ भी नहीं निकाल पाए, ना तो हमको x पता ना हमको h पता, हम तो कुछ निकाल ही नहीं पाए यार। अब क्या करें, छोड़ दें क्या इसको, नहीं सर इसको इक्वेशन ए में छोड़ो, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करता तो फिर एक होता है कि हाँ कि सर को तो पता है, आप लोग पहली बार कर रहे हो समझो, नॉर्मल सारे बच्चे ऐसे ही करते फिर फंस जाते। फिर क्या होगा, फिर उनको एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा पी ए बी, क्या लेना पड़ेगा मतलब ये छोटा वाला, क्यों लेना पड़ेगा क्योंकि पी ए बी में tan पता है, ये भी में tan पता है, तो लगाओ tan 30 डिग्री, tan 30 बराबर ये कितना है 10 और ये कितना है x, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई x कितना निकल के आ गया जी, हमारे पास x निकल के आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ पर तो h निकल के आ जाएगा बस। तो ये क्या हो गया tan√3 और ये माइनस करेंगे, tan कॉमन लेना चाहो tan कॉमन ले लो, √3 - 1, मीटर ज़रूर लगा देना। अब ये दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, दोनों को आप देख लो पहले बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे ना, चलो जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें आपको एक नई चीज़ भी सीखने को मिलेगी। देखो एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्री की जो एप्लीकेशंस है ना, इसमें प्रॉब्लम बच्चों को क्या आती है कि डायग्राम आपको खुद से बनाना पड़ता है। एनसीईआरटी का तो चलो सिंपल है, अभी असाइनमेंट जब करें तो उसमें बड़ा मजा आएगा, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग लेके चलो अभी से ही। कह रहे हैं द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज टू बी फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 डिग्री then when it is 60 डिग्री। बड़ा मज़ेदार बात है, ये बहुत सही चीज़ बोल रहे हैं। देखो हल्का फुल्का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहे थे शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, ये टावर ए बी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भैया इसकी शैडो बनी, सही है, अगर सूरज है तो शैडो बनेगी, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं। तो मैं आपको समझा रहा, मान लो सन यहाँ पे है, ये भैया ये है, ठीक है। अब हम लोग इनके पास पहुँच रहे हैं, बहुत जल्दी पहुँच रहे हैं, लेकिन 1% का डिस्टेंस हम लोग कवर किया बस। पता है आपको जो L1 आदित्य जो छोड़ा गया है अपना 2 सितंबर को, वो 4 महीने 120 दिन में पहुँच पाएगा, लेकिन कितना 1% का डिस्टेंस कवर कर रहा है, केवल 1% का, ठीक है। लेकिन ये भी बड़ी बात है,
वहाँ हम लोग कम से कम पहुँच तो रहे हैं उस पर। अगर सन के बारे में आपको बात करें, सन का जो एटमॉस्फेयर होता है उसका नाम क्या है? क्रोमोस्फेयर। क्या नाम है इसका? क्रोमोस्फेयर, ठीक है। और जो सबसे बाहर वाली सतह है सरफेस, उसका नाम क्या है? कोरोना। उसका नाम क्या है? कोरोना। क्रोमोस्फेयर्स के अंदर जाओगे तो मिलेगा फोटोस्फेयर, जहाँ पर टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और सन की कोर पर कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड उसे कोर पर। आपको अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने एसएसटी में कि सन की जो लेयर्स हैं उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे अंदर कोर होता है, फिर आपका होता है रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, फिर ये क्या होता है? फोटोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, एक और है कोई, इस तरीके से ये है। चलो ठीक है। तो अब ये कहना भैया सन है तो पक्की बात है इसकी शैडो तो बननी होगी यार, नो डाउट, क्लियर है। तो सन से रेज आ रही हैं तो इसकी शैडो बननी होगी ये, ठीक है भैया। और ये भी पक्की बात है कि सन जब इधर उधर जाएगा तो शैडो में भी फ़र्क पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सन अपनी जगह पे रुका हुआ तो हम लोग गलत सोच रहे हैं। सन भी भैया मूव करता है, पक्की बात है। तो अभी तो सन यहाँ पर है तो इसकी शैडो ये रही। अगर ये बिल्डिंग है, इसको समझना ज़रा ध्यान से इसको, अगर ये बिल्डिंग है तो ये इसकी क्या रही होगी? शैडो, ठीक है, परछाई इसकी यही रही होगी। लेकिन सन आगे पीछे हुआ तो इसकी परछाई कह रहे हैं कि इसकी परछाई कह रहे हैं कि 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर ज़्यादा हो गई है। अब इसकी शैडो मान लो यहाँ पे, अब ये यहाँ पे आ गया होगा। क्या बात समझ आई? अभी परछाई इतनी थी, थोड़ी देर सन आगे पीछे हुआ तो अब शैडो इसकी कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। लेकिन कह क्या रहे हैं कि पहले से 40 मीटर बढ़ गई है, तो 40 मीटर क्या होगा? केवल ये होगा। क्या बात आई समझ में? क्लियर है? अच्छा, और एक बार दोबारा से पढ़ता हूँ क्वेश्चन। कह रहा था शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अभी आप लोगों को 10% समझ आएगा, पूरा समझ आएगा, एक एक कर तसल्ली से बताएंगे। अच्छा एक बात सुनो, एक रटाने वाली बात फिर एक समझाने वाली बात। इसमें 2 एंगल दिए गए हैं, एक 30 और एक 60 है। तो पक्की बात है ये 30 होगा और ये 60। जितना आप इधर जाएंगे एंगल बढ़ेगा यार। कोई बच्चा सोच रहा हो कि सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं यार कि अब इसे 30 लें या फिर हम इसे 30 लें। जो बच्चा कंफ्यूज हो, एक बात सुनो, अगर ये टावर है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, जितना आप इधर जाते रहोगे एंगल छोटा होता जाएगा, सही बात है ना। और जितना इधर आते रहेंगे एंगल बढ़ता जाएगा, क्लियर है। तो 2 एंगल हैं 30 और 60। तो पक्की बात है ये क्या रहा होगा? ये क्या रहा होगा? ये तो हो गई रटने वाली बात, अभी लॉजिक वाली बात नहीं, बट है सही एकदम। जितना आप इधर जाएंगे एंगल बढ़ेगा यार, ये तो पक्की बात है। जितना जैसे ये एंगल है, ये एंगल और छोटा होगा, ये एंगल और बड़ा होगा। तो जितना दूर जाओगे तो एंगल छोटा होता जाएगा। चलिए, तो कह रहे हैं कि जब सन यहाँ पे था तो सन का जो एल्टीट्यूड था, सन की जो रोशनी ज़मीन पे गिर रही थी, तब एंगल 60 था। और जैसे ही सन का जो एल्टीट्यूड है जब वो 30 हुआ है तो वो 40 मीटर की परछाई बढ़ गई है उस बिल्डिंग की। कह रहे हैं पहले 60 था एल्टीट्यूड, 60 से 30 हुआ है। ऐसा बुक में आप लोग उसकी जो हिंदी पढ़ेंगे ये 60 से 30 हुआ, तो वो कितनी बढ़ गई है? 40 मीटर। तो बस इतना सबको डायग्राम है। हमसे बोला गया बिल्डिंग की हाइट बताओ। मान लो बिल्डिंग की हाइट ये क्या है? H। अच्छा, हम A B C और ये D, हमको BC के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं, मैंने इसको ले लिया मान लो X। और ये एंगल कितना रहा होगा भैया? अच्छा, H फाइंड करना है, चलो राइट एंगल ट्रायंगल ले लो भैया। इसमें क्या ट्रायंगल है? ABC ले लो ट्रायंगल। अब ये है 90, ठीक है सर, कोई दिक्कत? अगर मैं इस एंगल की बात करूँ 60 के लिए, ये क्या होगी इसके लिए? ये क्या होगी इसके लिए? तो P और B किस में होता है? 10 में होता है। तो 10 60 बराबर हो गया P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? H, और बेस क्या है? 10 60 की वैल्यू क्या होती है? अब ना तो H बता पा रहे ना X बता पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, फिर एक ट्रायंगल लेंगे, दूसरा एक ट्रायंगल लेंगे। अब ABD क्या लेंगे? अब एक बच्चा सोचेगा सर ये वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लिया ACD? इसमें 90 नहीं है कोई भी यार, इसमें कोई भी 90 नहीं है। ABD की बात करेंगे। इस 30 डिग्री के लिए अंकुश भाई बताएंगे हमारे, इस 30 डिग्री के लिए ट्रायंगल ABD में परपेंडिकुलर क्या होगा? हैं? वेरी गुड। बहुत से बच्चे बोलते हैं AC, नहीं AC नहीं होगा, क्योंकि अगर बात हम कर रहे हैं ट्रायंगल ABD की तो इसको भूल जाओ, तो इसको भूल जाओ फिर,
बात अगर ABD की आ रही है तो इसके सामने वाली ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये पूरा क्या होगा, बेस। तो ठीक है, लगा दो tan 30। तो tan 30 बराबर ये सामने वाली h, और बेस कितना हो गया भाई साहब, पूरा x प्लस 40। और क्या tan 30 की वैल्यू 1/। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ यार कि यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h बराबर क्या आ गया, तो रख दो यहाँ पे h की जगह क्या रख देंगे, और कर दो क्रॉस, √3 का √3 के साथ 3x, और इसका ऐसा होगा x प्लस 40। तो 3x से x गया तो 2x बराबर 40, 2 का डिवाइड हो गया x बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी, हमसे लेकिन पूछा क्या था, h पूछा था, तो h बराबर क्या, √3x, तो x की जगह क्या पुट कर दो, तो 20√3 मीटर। ठीक है, सन से एल्टीट्यूड का मीनिंग हुआ कि जो भैया सन की रेज आगे ज़मीन पे गिर रही है। क्लियर है जी, कोई डाउट हुआ इसमें? अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, आ जाओ, चलिए जी। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्द, अब शांत हो जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए डाटा मैंने लिख दिया। कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, AOD, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। अब तो यहाँ पे दो आ गई बिल्डिंग, अब ये समझना हमको पड़ेगा कौन सी ऊंची है, कौन सी नीची, या कौन सी बराबर है, यही बस खेल आपको समझना है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन, पक्की बात है ऊपर से बनना होगा, ठीक, ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है 8 मीटर, अभी तक हमने इतना सीखा, तो देखो डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राउंड हो गया और ये 8 मीटर की हमने ये एक बिल्डिंग ले ली। ठीक, ये हमारे पास एक 8 मीटर की बिल्डिंग है AB। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा ये टॉल बिल्डिंग है AB 8 मीटर की। ठीक है सर, अब कह रहे हैं फ्रॉम द, जो ये कह रहे हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, हल्की फुल्की इंग्लिश ठीक होनी चाहिए आपकी, मतलब ग्रामर वाली। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल फ्रॉम, ये एंगल कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम द टॉप मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बनता है, ऊपर से, और कह रहे हैं फ्रॉम इस बिल्डिंग से, मतलब ये बिल्डिंग ऊँची है भाई तभी तो बनेगा। इसी चीज़ को बस आपको समझना यार, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है फिर भी ये समझना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता तो ऊपर से है, और यहाँ साफ साफ बोला गया कहाँ से बना है, फ्रॉम द टॉप मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मतलब जो दूसरी बिल्डिंग है इससे तो ऊंची भाई साहब, तभी तो ऊपर से एंगल बनेगा। क्या बताओ ना यार, हाँ यही चीज़ समझनी बना। अगर तुमने बना दी छोटी सी और फिर इससे इसको मिला दिया, इसका आंसर आ रहा 8, उसका आएगा 20, तो भाई यार ये क्या, देखने में छोटी लग रही है, ये कैसी बड़ी, नंबर मिलेंगे 0। और एक चीज़ और बताते हैं, जब आपका टीचर ये क्वेश्चन चेक करेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ केवल डायग्राम चेक होगा और आंसर चेक होगा, बस डायग्राम देगा, ठीक है, मतलब 99% सही है आपका। चलो जी, तो एक है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, वो थोड़ी सी ऊंची है, ये नहीं मान लो, तो उसका नाम दे दिया मैंने CD। अब समझते रहना, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, समझो यार इस चीज़ को, मजे ना हो जाता। फिर से पढ़ते थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का टॉप क्या है, ये रहा, और बॉटम क्या है इसका, ये रहा। इसने एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, उसके साथ एंगल कितने के बनाए, 30 और 45। तो अब देखो एंगल कैसे बनाएंगे, इसके टॉप के साथ बनाया है तो ये रहा, और इसके बॉटम के साथ बनाया है तो ये रहा, ठीक है। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, जब यहाँ पे हम ये एक लाइन पहले ड्रॉ करेंगे, तो एक तो ये एंगल हुआ और एक ये एंगल हुआ, तो कह रहे हैं रेस्पेक्टिवली, क्या कह रहे हैं, रेस्पेक्टिवली, मतलब टॉप के साथ कितना बनाया, 30 डिग्री, तो टॉप के साथ तो ये एंगल कितना हो गया जी, और ये कितना हो गया जी, 45। अब कुछ नहीं, यहाँ से ये लाइन को ऐसे करके मिला दो, ABCDE। क्या थोड़ा बहुत समझ आया? अब देखो यार, बस ब्लैक मार्कर और मिल जाए, देना बेटे, वो रखा। अब समझना जरा ध्यान से, ये एंगल अगर 30 है तो अल्टरनेट से ये क्या हो जाएगा डियर, और ये 45 देखा जाएगा। क्या डायग्राम थोड़ा बहुत समझ आया? ठीक है, अब देखो जरा, अगर ये 8 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा डियर, 8 मीटर।
तो हमसे कह रहे हैं जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है इसकी हाइट बताओ। तो ये तो हाइट पता लगी 8, अब ये क्या ले लेते हैं h मीटर, और कह रहे हैं डिस्टेंस भी बताओ इन दोनों का, ये ले लेते हैं मान लो x मीटर। बस अगर डायग्राम बन गया फिर तो एंगल लेना कोई दिक्कत है। आप डायग्राम बताओ कोई दिक्कत है तो। इसमें 2 दिक्कतें आती हैं, वो एक एक करके समझो। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सर हम कैसे पहचानेंगे कौन सी बड़ी है? तो एंगल ऑफ डिफरेंस हमेशा ऊपर से बनता है, तो कहाँ से बना ले? फ्रॉम द टॉप, मतलब ये इसके टॉप से। पक्की बात है ये ऊपर होगा तभी बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? अगर इसको छोटा ले लोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, क्योंकि एलिवेशन नीचे से बनता है, तो ये बिल्डिंग बड़ी हो जाएगी। फिर कह रहे हैं सर 30 किसको लें, 40 किसको लें? अब वही रटाने वाली बात, ये एंगल छोटा लग रहा है 30 होगा, ये ज़्यादा लग रहा है तो 45 होगा। बट इन्होंने एक शब्द यूज़ किया रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, एक के बाद एक। तो पहले किसका नाम आ रहा है? टॉप का, तो इसके टॉप के साथ 30 का। फिर किसका रहा? बॉटम का, तो इसके बॉटम के साथ 40। समझ भी लो और रट भी लो, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि हर टाइप के बालक होते हैं। किसी को चाहिए नहीं सर हमें केवल रटा दो, हमें 10th करनी बस, तो उसी टाइप का है ना। चलो जी, अब भैया वैल्यू फाइंड करनी। चलो तो एक ट्रायंगल ले लो, और ये एंगल कितना रहा होगा डियर? 90। ये भी कितना रहा होगा फिर? 90। तो चलो जी, तो एक ट्रायंगल लेते हैं यार हम लोग, AEC। क्या लेते हैं? ट्रायंगल एक AEC। अच्छा ये अगर x है तो ये कितना होगा? ठीक, चलो जी AEC। तो ये है 30 डिग्री, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? बेस। तो 10 लगा दो, ज़्यादातर में 10 ही लगता है। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h/x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? √3। चेक कर रहा था मैं आप लोगों को, मैंने कब बोलो। ठीक, चलो अब एक ट्रायंगल लेंगे ये वाला CBD। तो 40 के सामने वाला ये पूरा परपेंडिकुलर, अंकुश खटाना, कोई डाउट हो तो बताना। ये BDC पूरा है ये, ठीक है। तो tan 45 बराबर होता है P/B। तो P कितना हो गया? पूरा h+8, और बेस क्या हो गया जी? x। tan 45 की वैल्यू 1, x का 1 के साथ x बराबर h+8। अब यार एक बात सुनो, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर क्या है? h√3। अरे बताओ ना यार, तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पे। क्या रख दो x की वैल्यू? h√3 बराबर h+8। हमको h निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, इधर लेके आ जाओ। अब तो केवल कैलकुलेशन है, कंसेप्ट खत्म हो गया। h कॉमन ले लिया, कितना है? √3 - 1/8। तो h की वैल्यू क्या है? 8/√3 - 1। रैशनलाइज और करके छोड़ो, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन बेटे, ऐसे मैं छोड़ गया था। इसको क्या कर देंगे? रैशनलाइज। √3 + 1 और √3, तो 8√3 और 8 बन जा, √3 का √3 से 3 और माइनस का 1, तो 8। चलो मल्टीप्लाई, 2 4 जा, तो आंसर आ गया 4√3 + 1। ठीक है सर, ये क्या निकल गया है हमारा? h। रेशनलाइज किया, इसी से मैं फास्ट कर दिया, 9th क्लास का कंसेप्ट। h ये आ गया। हमसे x भी पूछा था, कुछ नहीं करना है, जो ये h की वैल्यू आई वो यहाँ पुट कर दो, इस जगह x आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बराबर x बराबर क्या? h√3। h की वैल्यू कितना है? ये 4√3 + 1 × 3। तो √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √3 3 और √3, खत्म। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कैलकुलेशन छोड़ो, कंसेप्ट समझो बस, कि डायग्राम बन जाएगा नहीं बन जाएगा। देख लो कोई डाउट है तो यार प्लीज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, शांत हो जाना है। अच्छा ये कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक रिवर है उसके ऊपर से भैया ब्रिज जा रहा है। सही बात, ऊपर से ही जाएगा, लेकिन अब तो अंडरपास भी जा रहे हैं। बट हमारे क्वेश्चन में कहा गया कि भैया ऐसा वाला ब्रिज है ऊपर से जा रहा है रिवर के। कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बैंक ऑन अपोजिट साइड रिवर। अभी बैंक मतलब यहाँ किनारा है। हाँ, फिर मत सोचना कि टाइम SBI की ब्रांच खुल रही है वहाँ पे, मतलब है ना हाईटेक हो रहा है ज़माना, तो सोच लो ऐसा। बैंक का यहाँ क्या है? किनारा। बैंक को हिंदी में क्या बोलते हैं बताएगा कोई? नहीं, उस वाली बैंक को, रुपए वाली बैंक को अधिकोष, शायद, हाँ शायद ही अधिकोष ही कहते हैं।
चलो जी आ जाओ भैया, बड़ा मज़ा आने वाला, बहुत मज़ा आने सब। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत है, डायग्राम कैसे बनाए इसका, फील करेंगे ना हम लोग, फील करेंगे भैया। रिवर 3D फिगर है, ब्रिज 3D फिगर है, तो उसको समझना केवल, क्योंकि हमारा वाइट बोर्ड है, हमारे गरीबी को समझो, भावनाओं पे जाओ हमारे, ठीक है। कह रहे हैं कि भैया एक रिवर है, अब रिवर तो यार मैं ऐसे ही बना दूंगा, अब दिल पे बोलते हैं कि सर पानी तो जा रही है, सर मज़ा नहीं आ रहा सर, पानी वाला करो, बच्चे कूद रहे हो बस, ऐसे नहीं, समझो बात को, ठीक है। अब जैसे ये है, अरे हम ब्रिज बना रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है। इस तरीके से ये ब्रिज गया, गाड़ियाँ ऐसे जा रही हैं, गाड़ियाँ ऐसे जा रही हैं, आ जा रही हैं, और ये अरे, और ये हमारी नदी का पानी जा रहा है ऐसे, ठीक है। भावनाओं को समझे, इसलिए मैंने पहले कहा था, ठीक है। मैथ के टीचर्स आप यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बना पाओगे सर आप, हमें पता है। तो अब समझो, लेकिन अब समझो लेकिन इस चीज़ को ना, इस चीज़ को समझो, हम नहीं उठाएंगे तुमको। ऋषभ है, कौन ऋषभ ये? 8, अच्छा हाँ है, तो उठा लेते। हेलो, हाँ क्यों नहीं आना यार, ये कोई कहने की बात है क्या? जल्दी आओ, 5:30 आना, चांट लग जाएगा, जल्दी आओ। हाँ चलो देखो, अब समझो, कह रहे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, कह रहे ब्रिज पर एक पॉइंट है कोई, ठीक है भैया। अक्रॉस द रिवर एंगल ऑफ डिप्रेशन बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ रिवर, रिवर का एक अपोजिट साइड ये, एक अपोजिट साइड ये, तो कह रहे कोई भी एक पॉइंट है ब्रिज, मैंने कहा मान लो ये रहा वो पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट, एक ए पॉइंट है, तो इन और इनके किनारे के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 और 45। तो मैंने कहा एक किनारा ये रहा और एक किनारे पे कोई पॉइंट ले लिया, तो ये इसने ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये लाइन हमारी क्या है, पैरेलल। अब बड़ा मजा आने वाला है, इन्होंने कहा 30 और इन्होंने कुछ नहीं बोला कि इधर को 30 लो उधर को 45 लो, इन्होंने बोला कि भैया 30 और 45 एंगल बने रेस्पेक्टिवली। आप बुक वालों ने अगर इसको 30 लिया, आप इसको 30 ले लो, आंसर सेम आना, यहाँ कोई कंडीशन ही नहीं है। उन्होंने सिंपल सा बोला 30 और 45 कहीं भी ले लो। मैंने कहा सपोज ये कितना है 45 ले लो, बुक के अपोजिट जाते हैं, और ये कितना है 30 डिग्री, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। अच्छा कह रहे हैं द ब्रिज हाइट 3 मीटर, जो ब्रिज की जो हाइट है ना ये कितनी भैया 3 मीटर। तो हम जो कह रहे हैं जो रिवर की विड्थ आपको बतानी, ये चीज़ हमको बतानी, ये चीज़ हमको बतानी, विड्थ बतानी हमको रिवर की, ठीक है भैया, क्लियर है। ब्रिज की हाइट 3 मीटर है। अच्छा ये बोला गया कि ब्रिज की जो हाइट है वो किनारे से 3 मीटर है, ठीक है। अब ये मत लेना कि ऐसे आप समझो, हाइट हमेशा एक सीधी होती है, मतलब ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, समझना बात को, ठीक है। तो ये 3 मीटर है। अगर ये 45 है तो ये कितना होगा डियर, और ये 30 है, कितना होगा। हमसे ये पूरा पूछा है, मैंने कहा मान लो ये इतना x है इतना y है, नामकरण करो A B C D। मैंने कहा इतना x है और इतना y है, x y निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, क्या चमका, ठीक। चलो तो ये एंगल सीधा है तो एंगल कितना होगा 90, और ये भी कितना होगा 90, बस आंसर आ गया, बस हो गया। डायग्राम कितना प्यारा बन गया, देखो ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल के सामने वाला और ये बेस लगा दो tan 45, tan 45 इज इक्वल्स टू 3/tan 45 की वैल्यू, तो x की वैल्यू 3, क्या बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये कितना हो गया बेस, तो tan 30 3/y, tan 30 की वैल्यू 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई y बराबर, हमको इनकी विड्थ पूछी थी, विड्थ क्या है इसकी पूरी x प्लस, तो ये 3 और ये 3√3, 3l कॉमन ले लो तो 1 प्लस, खत्म। कोई डाउट है बताओ, कोई भी। अरे सुनो, अगर एग्जाम में आता है तो कोई ज़रूरी नहीं ये तुम लहराओ, नॉर्मल से ऐसा ट्रायंगल बना के आए समझ जाए बस। हाँ ये जरूर बताना, द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द बैंक इज़ 3 मीटर एंड द ए पॉइंट ऑन द ब्रिज, ये थोड़ा बहुत आपको, एंड द विड्थ ऑफ द रिवर BD, ये सब आपको थोड़ी अंग्रेजी पेल की आनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल समाप्त।